मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग एक सिक क्रिटिकल मरीज की फाइल को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, हम सब लोग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। हम विभिन्न अस्पतालों में काम करते हैं या जाके करेंगे। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर होंगे, विभिन्न विभागों में ड्यूटी लगेगी। सबकी लिखाई पढ़ाई, मेडिकल टर्म्स को कैसे पढ़ना है इसके बारे में सीखेंगे। क्या नाम है आपका? शुभांशी श्रीवास्तव। शुभांशी जी, ये पढ़िए, ऊपर से पढ़ के बताइए सब लोगों को। मिस्टर महेश प्रकाश 85 years old, male, तारीख पढ़िए। 9/2/2026। 9 फरवरी का कागज लिखा हुआ है। मरीज का नाम और उम्र इन्होंने बताई। 85 वर्षीय पुरुष हैं। यहाँ पढ़िए। 85 years, male, K/C/O। क्या मतलब हुआ इसका? नोन केस ऑफ। इनको ये बीमारी है जो हिस्ट्री में इन्होंने हमें बताई। क्या लिखा है? नोन केस ऑफ COPD। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। HO मतलब हिस्ट्री ऑफ। क्या लिखा है? क्रोनिक स्मोक, यानी कि बाबूजी 35 साल से सिगरेट बीड़ी का सेवन करते रहे हैं। अब ये क्या लिखा है? क्यों आए? डेवलप्ड ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना करके हमारे पास आए। फिर क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब डिस्पीनिया प्लस डाइटोर प्लस। प्रिस्क्राइब की गई डाइटोर प्लस गोली 10/50 3 दिन पहले कहीं की गई, जहां से आए वहां की गई। फिर क्या हुआ? डेवलप्ड डिजीनेस, चक्कर एंड फेल इन टॉयलेट। तो वो खाने से कुछ चक्कर आया, डिजीनेस हुई और बाथरूम में परिवार वालों को गिरे हुए मिले। फिर बताइए। टेकन टू प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां से एक प्राइवेट चिकित्सालय ले जाए गए। और पढ़िए। फ्रॉम दीज रेफर टू आस्था, फ्रॉम देयर, वहां से हमारे चिकित्सालय में इनको रेफर किया गया। फिर बताइए। क्या लिखा है? एट एडमिशन प्रेजेंटेशन, भर्ती के समय में क्या प्रेजेंटेशन थी? पहली चीज पढ़िए। ड्राउजी, मरीज ड्राउजी थे, गफलत में थे और चैतन्य नहीं थे। दूसरी चीज पढ़िए। H2 HR, हार्ट रेट कितना था? 85 पर मिनट था। BP कितना था? नॉट रिकॉर्डेबल। BP नॉट रिकॉर्डेबल था। इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड प्रेशर पकड़ में नहीं आ रहा था। SpO2 नॉट रिकॉर्डेबल। जब ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था तो पल्स नहीं आ रही थी। जब पल्स नहीं आ रही थी तो पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 रीड नहीं कर रहा था। तो BP, पल्स और SpO2 पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर क्या किया गया? इमीडिएटली इंट्यूबेटेड। तुरंत ऐसे मरीज में हम लोगों ने जान की रक्षा करने के लिए उनको इंट्यूबेट करने का निर्णय लिया और उनको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया, जिससे कि उनके एयरवे को मेंटेन कर सके और हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डायग्नोसिस बनाई, इंप्रेशन क्या बनाया हमने? COPD हाँ, एंड HTN हाइपरटेंशन विद हाइपरटेंशन, है ना? और हाइपोवॉलेमिक शॉक और CKD, AKI और CKD। यानी कि हमने बनाया, भैया ये तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज हैं। क्यों मरीज हैं? क्योंकि खूब बीड़ी सिगरेट 35 साल पिए हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, पर इस समय हाइपोटेंसिव क्राइसिस में आए हैं और हाइपोवॉलेमिक शॉक लगता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जबान सूखी थी, पैरों में कोई सूजन नहीं थी, स्किन श्रिवल्ड थी और IVC देखने पे भी हमको फूली हुई नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब है कि पानी की कमी नजर आ रही है और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। पुराने कागजों से ऐसा समझ में आता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज के भी मरीज रहे हैं। तो AKI का मतलब हुआ एक्यूट किडनी इंजरी ऑन एग्जिस्टिंग क्रोनिक किडनी इंजरी। ये इतनी हमने इनकी डायग्नोसिस बना दी। इसके बाद हम लोग ने एडवाइस में क्या लिखा? सेरिब्रल जिंक सिडेशन नहीं, लिखा है सेंट्रल लाइन इंसर्शन। क्या लिखा है? सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेरिब्रल जिंक नहीं है, सेंट्रल लाइन है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स पैल्पेबल नहीं है, तो हमको इस व्यक्ति को ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के काम आवे। तो ऐसी दवाओं को देने के लिए जनरली वैसोप्रेसर सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हम लोगों को ऐसी दवा को देने के लिए सेंट्रल लाइन चाहिए, क्योंकि अगर पेरिफेरल लाइन पे तुम दवा दे दोगे तो पेरिफेरल वेन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और दवा आगे पहुंच ही नहीं पाएगी। तो दवा आगे पहुंचे, इसका मतलब ऐसी नस में दो जो हार्ट के नजदीक हो। सीधे दवा हार्ट के पास गिरे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा खट से वो दवा पूरी बॉडी में चली जाएगी और असर ज्यादा अच्छा दिखाएगी। तो सेंट्रल लाइन इंसर्शन। तो हमने क्या दवा दी? अब पढ़िए। इन्फ्यूजन पंप 6 लगे हैं। कितने लगे हैं इस मरीज में? 6 इन्फ्यूजन पंप लगे हैं। बेटे ऊपर से पढ़ो, उसमें क्या दवा है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? नॉरेड। बोलो, तुम बोलो। नॉरेड।
तो नॉरेड का मतलब है नॉरेड्रेनालिन। नॉरेड्रेनालिन हम लोगों ने लगाई है बीपी बढ़ाने की दवा है, वैजो प्रेशर करे, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करे। अगला पढ़िए, लेसिक्स। हमारे मरीज में पेशाब नहीं आ रही है तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से वैजो प्रेशर सपोर्ट से मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा के 80-90 कर लें और लेसिक्स से किसी तरीके से पेशाब होने लगे, जिससे जो हमारा मरीज एक्यूट रीनल फेलियर में है, एक्यूट किडनी इंजरी में कुछ पेशाब आने लगे। अगला क्या लास्ट में लिखा है, सोडा बाइकार्बोनेट। हमारे मरीज के एबीजी में पीएच कम हो रहा है, उसको बराबर एसिडोसिस हो रही है, तो एसिडोसिस ना हो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने सोडा बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन लगाया। अगला पढ़िए क्या लिखा है, D25। हमारे मरीज में रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बार बार शुगर 40 हो जा रही है, तो ऐसा ना हो इसके लिए 25% डेक्सट्रोज हमने देने का फैसला लिया, क्योंकि इससे बहुत वॉल्यूम भी नहीं जाएगा और शुगर भी मेंटेन रहेगी। अगला पढ़िए, फेंटानिल क्यों दिया, क्योंकि मरीज को हमने इंटुबेट किया है, मरीज अब कॉन्शियस हो गए हैं, वेंटिलेटर लगने के बाद थोड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं, तो सीडेट करना चाहते हैं, पेन फ्री रखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने उनको एनाल्जेसिया के लिए हमने फेंटानिल दे दिया। अगला लास्ट पढ़िए क्या है, वीप्रेस। हमें लगा कि एक दवा जो हमने नॉरेड्रेनालिन दी उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, एक वेजोप्रेसर काम नहीं कर पा रहा, तो हमने एक वेजोप्रेसर और जोड़ा, यानी कि वेजोप्रेसिन। तो वेजोप्रेसिन और नॉरेड्रेनालिन हमने दिया कि किसी तरीके से बीपी आए, अगर बीपी आए तो लेसिक्स दिया कि डायरोसिस होने लगे, एसिडोसिस बार बार ना हो तो सोडा बाइकार्बोनेट दे दिया, हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर बार बार ना हो तो 25% ग्लूकोज हमने दे दिया, पेन और एनाल्जेसिया के लिए हमने फेंटानिल दे दिया। इतनी चीजें हमने अपने मरीज में लगाई। इसके बाद हमने आईवी फ्लूइड की बात करी कि 100 ml पर आवर में देंगे, और एबीजी में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखी और लैक्टेट्स बढ़े हुए थे। 2D इको में हमने देखा तो हाइपर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द हार्ट थी और लेफ्ट ऑरिकल डायलेटेड थी, है ना, लेफ्ट एट्रियम डायलेटेड था। तो ये चीज हमको उसके 2D इको में दिखी। फिर हमने उसका पूरा इलाज लिखा। बेटे पढ़ो क्या इलाज है, इंजेक्शन मेरोपेनम 1 ग्राम स्टैट, फिर 500 ग्राम TDS। 1 ग्राम लोडिंग डोज मान ली हम लोगों ने, क्योंकि किडनी गड़बड़ है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा है, तो हाफ डोज कर दी, 1 ग्राम TDS ना करके बाद में 500 मिलीग्राम TDS कर दिया। अगला पढ़ो, इंजेक्शन टीजोप्लाज्मिन नहीं, टीकोप्लानिन। क्या, टीकोप्लानिन 400 मिलीग्राम हमने पहले BD लगाया, उसके बाद फिर हमने OD कर दिया। अगला पढ़ो, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टेरॉइड का उपयोग हम लोगों ने किया 50 मिलीग्राम, दिन में 4 बार हम लोगों ने QID लगाया। ठीक, उसके बाद इंजेक्शन MVI मल्टीविटामिन दिया हम लोगों ने, फिर RT फीड दी हम लोगों ने। 50 ml से शुरू किया कि 4-4 घंटे में 50 ml RT फीड देंगे, देखेंगे टॉलरेट कर रहे हैं कि नहीं दे रहे। फिर इंजेक्शन विटामिन C का इंजेक्शन हम लोगों ने इनको दिया 3 बार। फिर इंजेक्शन थायमीन इनको दिया 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार। फिर हम लोगों ने एक एंटी फंगल दवा भी ऐड करी, इनको फ्लूकेनाजोल भी ऐड करी। उसके बाद फिर इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन ऐड किया। फिर ट्रेस एलिमेंट्स का इंजेक्शन ऐड किया। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, इन चीजों को भी, क्रोमियम ऐड किया, मॉलिब्डेनम। फिर निबुलाइजेशन हम लोगों ने ऐड किया। फिर हमने कहा हमको हर घंटे पे इनका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, हर 20-20 मिनट में बीपी पल्स मॉनिटर करना है, हर आधे घंटे 40-40 मिनट पे शुगर को मॉनिटर करना है, इन चीजों को ध्यान देना है, ऐसा लिखा। और पेट साफ करने के लिए एक दवा हम लोगों ने इनको कोई लग्जेटिव दे दिया जिससे पेट साफ होता रहे। कई बार ऐसे मरीजों में यूरिया क्रेटिनिन के साथ साथ अमोनिया भी बढ़ा होता है, तो पेट की क्लियरिंग बहुत जरूरी है। और सोप वाटर एनिमा भी एक देने की बात करी, क्योंकि ऐसा था कि इनको शायद पेट कई दिनों से इनका साफ नहीं हुआ था। इस तरीके की फाइल होती है। एक और चीज जो हमको ऐसे मरीजों में देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अगर हम ध्यान दें कि मरीज की आंखें जो है वो झपक नहीं रहे हैं और आंखें खुली हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर मरीज आंखें नहीं झपक रहे तो आंख की सतह ऊपर से सूख जाएगी और कॉर्नियल अल्सर होने लगेंगे। तो हम लोगों को ऐसे मरीज में 2 विकल्प होते हैं, या तो हम आंख के ऊपर कोई वो लगा दें, गॉज पीस लगा के इसको बंद कर दें, या जैसे एरोप्लेन में नहीं लगा लेते हैं आंख वाला, वो लगा ले, या फिर कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप जो आती है आर्टिफिशियल टीयर टाइप की कोई भी चीज, उसको 2-2 घंटे पे हम मरीज को डालते रहे। तो ये हमारा मोटा मोटा होगा। अब जैसे मरीज थोड़ा सा होश में आ गए, हाथ पैर चला रहे हैं, तो आज हमारा उद्देश्य होगा कि इनके वाइटल को स्टेबलाइज करें, काउंट्स को रिपीट करें, देखें कि इनका आवरली यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। अगर शुगर मेंटेन हो रही है तो 25% डेक्सट्रोज हटाएं, उसको हटा करके राइल्स ट्यूब वाली चीज पे हम उनको ले लें। इसके बाद वेंटिलेटर की सेटिंग देखें क्या चल रही है, उसको धीरे धीरे डी एस्केलेट करने की कोशिश करें। लैब से बाकी सारे पैरामीटर्स मंगाएं कि हमारा प्रोकैल्सिटोनिन कैसा आया, सीरम गैलेक्टोमेनिन कैसा आया,
इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे आए, बीच में पोटेशियम ज्यादा आ रहा था, इनका तो हाइपर कैलीमिया हो रहा था, हाइपर कैलीमिया होगा तो कार्डियक एरिथमिया होगा, तो हाइपर कैलीमिया के लिए क्या करना है, एसिडोसिस करेक्ट हुई कि नहीं हुई, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और यूरिया क्रेटिनिन बड़े होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और करेक्ट नहीं हो रही है, यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा है, तो कहीं हमको इनकी डायलिसिस करनी तो नहीं पड़ेगी। तो इन सब बारे में अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आज का प्लान ऑफ एक्शन हम डिसाइड कर सके। कल का प्लान ऑफ एक्शन वो था जो आपको बताया, जिससे कि इतना स्टेबलाइज हुए कि भाई आज ये थोड़ा बहुत हरकत में आ रहे हैं। अब डी एस्केलेशन देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। समझिए आप? यस सर। थैंक यू।